अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन जिसके अंदर देखा ये जा रहा है कि मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में है। कल भी हमने एक पॉजिटिव क्लोजर देखा, आज भी हमने पॉजिटिव स्टार्ट देखा। फाइनली ये वीक एक अजीब से थोड़े से कह सकते हैं हम फंडामेंटल टाइप्स ऑफ थोड़ा सा इसमें परफॉर्मेंस देखी गई है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक कुछ सेंटिमेंट्स डाउन थे जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में था मंडे एंड ट्यूसडे। फिर वेडनेसडे से ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं एक फ्लैट नोट, देन पॉजिटिव, एंड आज के दिन भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन देखी जा रही है। सो इस पूरे वीक को अगर समराइज करें तो यहाँ पे 62,500 अबव साइकोलॉजिकल बैरियर इंटेक्ट दिखाई देता है। साथ साथ वो जो लेवल्स हमने हम कह सकते हैं कि लूज़ किए, आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवर किए। क्लोजर के टाइम पे पता चलेगा कि मार्केट ने कितना ज़्यादा गेन किया, लेकिन अब तक की सिचुएशन के मुताबिक एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग्स, FBR के डिजिटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, SIFC के अंदर रीवैम्प रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है, जो न्यूज़ में है, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आ रहा है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी जब भी की जाती है या होती है तो उसका एक स्टॉक मार्केट ने इस वीक के अंदर हम कह सकते हैं कि ज़रा सा भी जो है वो इम्पैक्ट नहीं दिया। इन तमाम चीज़ों को खैर बात कह के अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन देखी गई है। सो मार्केट के भी नंबर्स चलते रहें और इन्वेस्टर्स के जो एक मोमेंटम है, अगर पार्टिसिपेशन का बढ़ता रहेगा तो मार्केट का चार्म वही रहेगा। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फोरकास्ट क्या है इस फिस्कल ईयर की, क्योंकि लास्ट फिस्कल ईयर में थोड़ा सा एक नेगेटिव मोमेंटम था, चैलेंजेस थे। इस फिस्कल ईयर में काफ़ी चीज़ें हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस से आगाज़ हुआ, लेकिन जो क्लोजर जा रहा है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे रियल इस्टेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रियल इस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितना ज़्यादा वहाँ पर चार्म पाया जा रहा है, साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी में उसमें इसका कितना वेट है। और टूरिज्म सेक्टर के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान में टूरिज्म सेक्टर की क्या पोजीशन है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अफजल साहब, आप बिजनेसमैन हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मोइज़ तारिक साहब, आप बिल्डर एंड डेवलपर हैं, साथ साथ आप CEO हैं तासीर रियल इस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उनको खुशामदीद कहते हैं। मोस्ट यंगेस्ट आप CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं फ़ारूक अफजल साहब से पूछना चाहूँगी, फ़ारूक साहब, इकोनॉमिक डायरेक्शंस और ख़ासकर जो आज का हमने टॉपिक रखा है रियल इस्टेट टूरिज़म, कैसे देखते हैं आप? और सबसे पहले जो अभी थोड़ा क्रॉनिकल जो चल रहा है वो भी आप ज़रा समराइज़ करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ऑलरेडी इंट्रो में जैसे कहा कि एक तो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपने बात की कि थोड़ा दोबारा उसने गेन किया है, 400 पॉइंट्स के साथ किया है और दोबारा 62 पर आया है वो। सेकेंडली आप अगर देखें तो जो एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट आता है, देखिए वो हमेशा पॉलिटिकल जो भी स्टेबिलिटी होती है उस पर आता है। इकोनॉमिक भी जब स्टेबल होती है आपकी जब भी होती है जब आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शंस जो 8 फरवरी को हो रहे हैं इंशाल्लाह, तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है लोगों को कि भाई ठीक है, अब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी और वो दे विल टेक द राइट स्टेप्स बेसिकली टू रिकवर दी डैमेज्ड इकोनॉमी जो इस वक्त हमारा सिलसिला है इस वक्त। अच्छा, देखिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा साइन है और आने वाली जो गवर्नमेंट है उसको अब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस चीज़ को संभालने के लिए। ठीक है, ऑलरेडी जो वीक पॉइंट्स हमारे हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं हमारी इकोनॉमी के। ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल कि इनको दे हैव टू डिग आउट कि जी क्या इकोनॉमी के वीक पॉइंट्स हैं। दे ऑलरेडी नो कि वे टू हिट एक्चुअली और उसको अगर फोकस करके चलेंगे इंशाल्लाह 1 बाय 1 ये चलेगा और पैरेलल भी बहुत सारी चीज़ें साथ चलानी पड़ेंगी ताकि उसके जो इम्पैक्ट है ओवरऑल इकोनॉमी और लोगों की भलाई के लिए आए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है इसलिए। और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इंशाल्लाह कि पाकिस्तान के जो आने वाला वक्त है इंशाल्लाह वो बेहतर होगा और उसमें हमारे जो इकोनॉमी के जो सेटबैक्स हुए हैं आई एम प्रीटी श्योर कि वो इंशाल्लाह हम उसको रिकवर कर लेंगे। राइट, मैं मुइज़ से पूछना चाहती हूँ, मुइज़ आप क्या समझते हैं? एक तो टूरिज़म के हवाले से बात हो रही है, दूसरे रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से बात हो रही है, तो ये जो टूरिज़म रियल इस्टेट सेक्टर है ये क्या है एक्चुअली? बेसिकली नशा साहब, सबसे पहले तो मैं PTV का बहुत शुक्रगुजार हूँ और PTV की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिए। बेसिकली एक नया कॉन्सेप्ट है, और सबसे पहले मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये टूरिज़म बेसिकली है क्या।
अल्लाह ताला ने बेसिकली पाकिस्तान को बेशुमार ऐसे इलाके दिए हैं, आपके पास डेजर्ट है, आपके पास समुंदर है, हमारे पास बेहतरीन दुनिया जहान के बीचेज़ हैं, हमारे पास इसके अलावा माउंटेन्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जिससे हम एक टूरिज़म को दुनिया के एक अच्छी सतह पर लेके जा सकते हैं। और टूरिज़म जो है बेसिकली ये एक डेवलपमेंट का काम है, और गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो डेवलपमेंट करे, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर लोगों का काम है कि हम इस चीज़ को आगे लेके चलें, हम इन टूरिज़म स्पॉट्स को उठाएं, इन जगहों पे हम अच्छी डेवलपमेंट करें, अच्छी सियाहत की जगह बनाएं जहाँ पे टूरिज़म के लोग आएँ और वो अच्छा वक्त स्पेंड कर सकें। और बेसिकली टूरिज़म जो है ये टूरिज़म रियल इस्टेट, ये एक ऐसा हम नया सेक्टर, हम और काफ़ी और डेवलपर्स एक नया सेक्टर हम लेकर आ रहे हैं जिसमें ये वर्ड है टूरिज़म रियल इस्टेट। बेसिकली ये डिफाइन ये चीज़ करता है कि टूरिज़म रियल इस्टेट है, जिस तरह के एक इन्वेस्टर होता है वो एक अपनी बिल्डिंग खड़ी करता है और वो अपने ओन पे उसको चलाता है। तो टूरिज़म रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर हम लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्टर हज़रात से आप एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे, ठीक है, और वो बिल्डिंग का हर एक ब्लॉक, हर एक अपार्टमेंट, हर एक शॉप, आप चाह लें कई इसमें इस सेक्टर में चीज़ें आ जाती हैं, तो हर चीज़ जो है वो एक प्राइवेट लोग उसको ओन करें, जिससे एक कैपिटल गेन भी उसको मिलेगा और वो जब चाहे अपनी फैमिली के साथ जिस भी एरिया में जाकर वो आसानी से अपना वक्त भी गुजार सकते हैं। राइट, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि होटलिंग स्टाइल, एक होटलिंग स्टाइल है, बट ये चीज़ है कि इसमें होटलों में ये होता है कि आप एक बंदा ओन करता है पूरे होटल को, ठीक है, और वो जा रहे हैं लोग, और वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार कई इलाकों में इससे भी ज़्यादा पे करके वो लोग एक रात स्पेंड करते हैं। तो टूरिज़म रियल इस्टेट हम जो चीज़ लेकर आ रहे हैं उसमें जितने भी रूम्स हैं, जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, वो प्राइवेटली लोग उसको ओन करेंगे। वो जब जाना चाहते हैं, मरी जाना चाहते हैं, नारायण का जाते हैं, किसी भी और टूरिज़म स्पॉट पे जाते हैं, वो जाके रहें, अपने टाइम स्पेंड करें, और जो बकाया टाइम है साल में 1 महीने स्पेंड कर सकते हैं मैक्सिमम, 11 महीने आप उस चीज़ को रेंट आउट करें, तो उससे आपको एक अच्छी अर्निंग भी मिलेगी आपकी। राइट, ये एक न्यू थिंग है जो कि हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, टूरिज्म रियल एस्टेट, बेसिकली हमने इसका यही नाम रखा है। राइट, चलिए मैं फारूक साहब से पूछती हूँ। फारूक साहब, एज यू आर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड टर्किश बिजनेस फोरम, आप क्या समझते हैं टूरिज्म से टर्की में जब इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो पाकिस्तान के पास तो बहुत सारी अगर हम कराची में बात करें तो यहाँ समंदर है, अगर हम नॉर्थ पे चले जाएं और उसमें उसकी ब्यूटी के हवाले से बात करें तो हमारे पास पहाड़ भी हैं, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं लैक करता है, वो अपनी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, या फिर हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है? देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ, हमने आई बीन अराउंड 30 कंट्रीज़, अल्हम्दुलिल्लाह सारे यूरोप को भी देखा, अमेरिका को भी देखा, लेकिन जो खूबसूरती, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं कह रहा हूँ, जो खूबसूरती हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में है वो मैंने कहीं नहीं देखी। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ टूरिज़्म क्यों नहीं पनपा? एक तो हमारे यहाँ आपको पता है हमेशा से मसाइल रहे, पहले टेररिज्म के, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, फिर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी लैकिंग क्या है कि हमारे यहाँ एडवर्टीज़मेंट नहीं है। अगर आप देखें कि हम, जब मैं अमेरिका भी रह के आया उस ज़माने में, इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से उनके इतना प्रोग्राम चलते थे, इतना वो प्रोपेगेंडा करते थे अपने इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से टूरिज़्म के लिए। हमने कभी अपने मुल्क की ऐसी कभी कोई कैंपेन नहीं देखी कि टूरिज्म को प्रमोट करें। अभी देखिए, अभी हो रहा है, मैं पिछला लेके चल रहा हूँ ना। देखिए, बात ये कि हम आज पहुंचे हैं ना, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है, ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट जब तक रोड नहीं बना के देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने देगी, जब तक कैसे होगा? देखिए, अब आप 1-2 इलाकों में ही सब चीज़ बनाते रहेंगे तो वो जगह तो कंजेशन होगी ना वहाँ पर। तो कुछ सिर्फ 1-2 जगह रोड जा रहा है, अगर मरी में जा रहा है तो मरी में हर चीज़ बनने जा रही है, तो हर बंदा मरी बार बार नहीं जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। सेकेंडली क्या, देखिए कि जो हमारे यहाँ जब तक, और टर्की में देखिए, टर्की में जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो भी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनी हुई हैं, अगर आप देखें इतनी खूबसूरत बनाई हुई हैं, इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ उन्होंने कि आदमी आराम से जाता है, वहाँ रहता है, होटल्स हैं वहाँ पर, ठीक है ना। और जो उनके पैकेजेस होते हैं कि वो 3 डे फुल बोर्ड मील देते हैं, और आप रशिया से, मैं रशिया में बहुत ज्यादा हाई साइड पे या फिर ऐसे नहीं होते, बड़े नॉमिनल से होते हैं। नॉमिनल भी होते, और इतने हाई फाई बनाने के बाद नॉमिनल होता है, ठीक है। आप ये कहें कि $100 में आप फुल बोर्ड मील पे वहाँ रह रहे हैं, $300 में आप वहाँ खर्चा करें और शानदार 5 स्टार होटल की फैसिलिटी अवेल करें और तीनों टाइम का खाना भी खाएं और वहाँ रहे बैठ के आप, वो इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनाते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे यहाँ इस किस्म की रिजॉर्ट्स, होटल्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। अपार्टमेंट्स बना के देखिए, उसकी मार्केटिंग कौन करेगा बैठ के? मैंने अगर अपार्टमेंट ले लिया, अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं किसी को किराए पे दूं, मैं कैसे दूं किराए इसको मैं, ठीक है ना। उसके लिए अगर रियल एस्टेट फिर वही उस पे कमाने का होगा, कौन है? आपके लिए अगेन क्वेश्चंस खड़े होते हैं, बंदे रखें, फलाना करे, कौन करेगा? मैं एक पाल लूं उस चीज को कि भाई चल नहीं रहा, बंदा एक नई कहानी शुरू होगी। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं करूँ उस चीज को। राइट, चलिए मैं मुझसे ही पूछती हूँ, आपको ये आइडिया जब आया कि ये रियल एस्टेट टूरिज्म होना चाहिए,
तो आप क्या समझते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? एक तो नंबर 1, नंबर 2, अगर इसकी एग्जीक्यूशन हो जाए तो मार्केटिंग को आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? बेसिकली देखिए, मैं पिछले 4-5 साल से काफ़ी ममालिक में फिर रहा हूँ। जो सहूलियात हमें उन जगहों पे मौजूद हैं, जो मैसर हैं, वो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? ठीक है, वो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सड़कें बनाना, ये सारी चीज़ें मतलब गवर्नमेंट का काम है, बट आगे डेवलपमेंट हम प्राइवेट सेक्टर, हम रियल एस्टेट डेवलपर्स भी तो कर सकते हैं ना। ये हमारा काम है, एक अच्छी इमारत तैयार करना, एक अच्छी चीज़ बनाना। बेशक एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें वहाँ पे सहूलियात, मटीरियल वगैरह, ये सब, क्योंकि एक बहुत मुश्किल चीज़ है ये भी सारा सामान को वहाँ तक पहुँचाना और एक बिल्डिंग। लेकिन यू आर सेइंग दैट कि अगर गवर्नमेंट ही सारा काम हम मलबा उस पर डाल देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमें अपनी जिम्मेदारी रियल एस्टेट डेवलपर, रियल एस्टेट बिल्डर का एक फ़र्ज़ है कि वो एक अच्छी बिल्डिंग को तैयार करें, और जो सहूलियात बाहर के लोगों को मिल रही हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, दुनिया की हर सहूलत हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और मार्केटिंग की जहाँ तक बात आती है, तो मार्केटिंग हर चीज़ को देखें, एक आपको कह लें, एक रूम बनाना पड़ता है हर चीज़ के लिए, एक मेंटेनेंस होती है, हर चीज़ के लिए एक टीम हायरिंग होती है, एक प्रॉपर एजेंडा होता है, एक प्रॉपर वर्किंग होती है। अब जैसे हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मेरे पीछे मैं तो नहीं अब लोगों को कॉल्स कर रहा ना, तो उसमें बैक एंड पे हमारी टीम है, वो प्रॉपर एक वर्किंग करती है। एक टीम वर्क होता है बेसिकली, डेवलपमेंट का जितना भी काम होता है वो टीम वर्क होता है। तो आप समझते हैं कि जो क्लाइंट्स जो ले लेते हैं, जो बाय कर लेते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, वो रियल एस्टेट काइंड ऑफ थिंग जो आपने बताई, तो फिर क्या उसको बाद में मार्केट करना? साल के, सही कहा फारूक साहब ने कि 12 महीने तो कोई नहीं रहेगा वहाँ पर, 1 महीना रह लेंगे, 15 दिन रह लेंगे, वो भी एक लेवरेज होगा कि अपनी प्रॉपर्टी है तो चलो आप आराम से रह सकते हैं। मरी जैसा एरिया जो है ना, वो उधर तकरीबन 12 महीने आपका टूरिज्म चलती रहती है। बर्फबारी जब होती है तब उस टाइप के लोग आते हैं, ज़्यादा गर्म इलाकों के लोग आते हैं, और जब जून जुलाई का महीना होता है तो मिडनी इस्लामाबाद के लोग बहुत ज़्यादा इस तरह मुतासिर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ है कि जो एक हमने बिल्डिंग इमारत खड़ी कर दी, हमने अपने क्लाइंट्स को चीज़ को डिलीवर कर दिया, आगे चीज़ आती है बात मेंटेनेंस की। ठीक है, वो भी हमारे डेवलपर का काम है कि अब उस बिल्डिंग को मेंटेन रखें, उसको सारी चीज़ों को हम सारे रीजन बाद में ये तो नहीं कि वो बाद में फाइल्स का इशू हो जाएगा या कोई इस टाइप के जो कि एक रियल एस्टेट सेक्टर के होते हैं चैलेंजेस। वो प्लॉट्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं, प्लॉटिंग जब होती है वहाँ पे फाइल्स होती हैं। जो अपार्टमेंट्स वाला सीन होता है उसमें आपको प्रॉपर रजिस्ट्री मिलती है, आपको 100% आपकी ओनरशिप मिलेगी। और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हो रहे हैं जिसमें आपको 50% ओनरशिप देते हैं, 50% में आपका अपार्टमेंट जो है जहाँ पूरे साल में आपको सिर्फ 20 से 22 दिन रहने की इजाज़त है, दैट्स इट। तो हम जो काम कर रहे हैं, जो टूरिज्म रियल एस्टेट का फैक्टर मैं लेकर आ रहा हूँ मार्केट में, मैं और मेरे साथ काफ़ी साथी हम लोग लेकर आ रहे हैं इस चीज़ को, उसका मकसद ये है कि आपकी अपनी एक आपकी प्रॉपर्टी है, आप चाहें उसको आप रेंट आउट करें, आप चाहे अपना करें, वो आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है। ठीक है, और अगर आप रेंट आउट करते हैं तो आपको उसका एक अच्छा आपको कैपिटल गेन मिलता है, आपको अच्छा रेंटल मिलता है। अब आप देखें मरी जैसे एरिया में 20 से 25 हज़ार रुपया पर नाइट पे अगर आप एक कमरा लेते हैं, आप रहते हैं, तो उसी बजाय के अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी हो, अब पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए कोई मसला ही नहीं है, कराची से भी आप कोई इश्यू नहीं यहाँ से मरी जाना, 2 घंटे की आपने फ्लाइट ली, मजीद 2 घंटे में आप मरी हैं, अपने आप अपार्टमेंट में रहे, 3, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना आपने यूज़ किया है, बाकी आप उसको रेंट आउट के लिए यूज़ करें। उसकी मार्केटिंग कौन करेगा? डेवलपर करेगा, बिल्डर करेगा। उसका अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पाकिस्तान में कौन से हॉटस्पॉट मौजूद हैं? बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर में मैं जो चीज़ बेहतर समझता हूँ, वो एरियाज़ तो हमारे पास काफ़ी मौजूद हैं। मरान है हमारे पास, कागान है हमारे पास, ठीक है, गवादर वाली साइड इस टाइम बहुत ज़्यादा हम टॉप पे जा रहे हैं, गवादर वाली साइड से, ये बहुत एरिया, बट सबसे हॉटेस्ट एरिया हमारे पास मरी है। उसकी वजह यह है कि एक तो मरी है सबसे इजी है, हर बंदे के लिए ट्रैवल करना बड़ा इजी है। मरी में बाराकूब बाईपास आ गया। अब इस्लामाबाद वालों के लिए तो ये है ही टोटल 50 से 55 मिनट का रास्ता रहेगा ना इस्लामाबाद से मरी जाना। ठीक है, तो मरी जो है वो सबसे हॉटेस्ट एरिया है इस टाइम, जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उस चीज़ को आप अच्छा लेके आगे चल सकते हैं। तो मरी मैं समझता हूँ कि जो सबसे बेहतरीन लोकेशन है वो मरी होगा, सबसे हॉटेस्ट एरिया है, और वहाँ पे आपको हर किस्म का मौसम एंजॉय करने को मिलेगा। हर सहूलत वहाँ मौजूद है, सड़कें वहाँ मौजूद हैं, आपको टक शॉप्स वहाँ मौजूद हैं, आपको अच्छी सर्विसेज वहाँ मिलेंगी। अब ये हमारा काम है कि वहाँ पर एक जिस तरह यूरोप में हम जाके बिल्कुल सुकून से हम रहते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं होती है। पाकिस्तान में अगर हम अपने घर से किसी अपार्टमेंट में या किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाके रहते हैं, अच्छा, एज दिस इज द न्यू सेक्टर, तो कैसे कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी के अंदर, या फिर आने वाले दिनों में कोई प्लानिंग है? बेसिकली इकॉनमी के अंदर अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी सेक्टर्स को लेके चलती है। अब रियल एस्टेट खुद 30 से 32 सेक्टर्स को लेके चलता है, और टूरिज़्म भी 10 से 15 सेक्टर्स को लेके चलती है। ठीक है, अब देखिए टूरिज़्म में अब हम एक जो इलाका ऐसा जहाँ पे हम टूरिस्ट स्पॉट बनाएं जो आबाद नहीं है, वहाँ पे टूरिज़्म आने से क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, वहाँ के हर दुकानदार को फ़ायदा होगा, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, वहाँ की सेलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगी, वहाँ की इकॉनमी इंक्रीज़ होगी, उधर के लोगों में ज़्यादा इस चीज़ का रुझान आएगा टूरिज़्म का। ठीक है, तो इससे मुल्क में काफ़ी चीज़ों की बेहतरी आ सकती है। और रियल एस्टेट बेसिकली 3 सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन है,
रियल इस्टेट आपका आ गया, जितनी भी आपकी टूरिज़्म है वो, और सबसे बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के इमेज। और अगर पाकिस्तान के इमेज हम चाहते हैं कि अच्छा हो तो हमें इस चीज़ को लेकर आगे चलना पड़ेगा, टूरिज्म को उठाना पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल, वेरी राइट। मैं फारूक अफजल साहब से पूछूंगी। फारूक साहब, थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हैं। इस वीक के आगाज़ में मॉनेटरी पॉलिसी विटनेस की गई विच इज़ हमने देखा कि 22% ही इंटैक्ट रखी गई। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ अर्सा पहले कि प्रॉब्ली इट विल गो डाउन बाय 10%, 12 पे 15 पे आ जाएगी, ठीक है ना। और हम बड़े होपफुल थे कि अगर ये हो जाता है तो बिज़नेस करना आसान होगा। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि 22% पे आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, 22% पे आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, आप काम नहीं कर सकते। अभी मैं परसों में एक बंदा मुझे मिला, एक दुबई से आया हुआ था, वो यहाँ काम करना चाह रहा था, ठीक है, बिज़नेस इंडस्ट्री लगाना चाह। फिर उसने कहा कि यार मैं क्यों लगाऊँ, मैं जमा कराऊँगा बैंक में, ठीक है, तो मुझे तो प्रॉफिट मिलेगा वहाँ से। मैं अगर कोई चीज़ बना के करता हूँ तो मुझे तो इतनी फटीकें हर चीज़ है, तो इट्स बेटर दैट आई शुड बेसिकली पुट माई मनी इन बैंक एंड मेक मनी बाय इंटरेस्ट एक्चुअली। तो मैं क्यों करूं उस काम को? देखिए, आप जब इस किस्म की चीज़ें करेंगे, इकोनॉमी को देखिए, इन्फ्लेशन को स्लो करने के लिए देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू एक्चुअली। सप्लाई चेन को सही करना पड़ता है आपको, राइट। लेकिन ये नहीं है कि आप बिजनेस को, इकोनॉमी को स्लो कर दें इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कि उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे ये फॉर्मूला IMF की जानिब से दिया गया है, दिस इज नॉट आर कंस्ट्रक्टेड थिंग। ये थोड़ा सा एक हमारे पास क्लीशे मौजूद है, हम IMF प्रोग्राम में हैं। आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें हम अपने ना चाहते हुए भी हमने की, लास्ट ईयर भी हमने ये विटनेस किया। और दूसरा ये कि आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि हमें थोड़ा स्लो डाउन नहीं करना चाहिए, हमारे पास इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा, हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो 100% डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। यही है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? हम IMF प्रोग्राम में भी हैं, यहाँ हमारे हाथ बंधे हुए हैं, एक तरफ हम अपने डेट को ही मीट नहीं कर पाते पूरे साल में, फिजिकल डिसिप्लिन नहीं ला पाते, दूसरा हम ये भी नहीं चाहते कि हम IMF के। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमने हर सेक्टर को सब्सिडी दे रखी है, चाहे वो कहाँ दे रखी है सर? कहीं नहीं दे रखी है। अब देखिए, कहीं नहीं है। सब्सिडी, देखिए मेरी बात सुने, सब्सिडीज बहुत सारे सेंसों में है, बहुत सारी जगहों पे गैस की सब्सिडी है, किसी को किसी की सब्सिडी है। फिर जितनी भी जो हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, उसको कोई कंप्रोमाइज सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, ठीक है, जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस में बताऊं आपको मैं, राइट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे, देखिए बिजनेस मनी को जब पार्क कर देते ना, इकोनॉमी चलती है मनी की सर्कुलेशन से, ठीक है। और जब तक पैसा घूमेगा नहीं, इकोनॉमी नहीं चलेगी आपकी। अगर आप इस किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे 22, 24, 25% वाली, तो लोग तो मनी पार्क करेंगे। सर 38% हिस्टोरिक हाई इन्फ्लेशन इन दिस ईयर वी हैव विटनेस्ड इन 2023। बिल्कुल 38 तो आप देखिए, ये तो कहने वाला है, लेकिन इट वाज लाइक मोर देन 38%। आपने फील किया था कि हम बात कर रहे थे कि 45% तो कहीं नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर उसके बाद हमने इन्फ्लेशन को कम होते हुए भी देखा, 28% पे भी आते हुए देखा। लेकिन इंटरेस्ट रेट ऑल्दो जो अग्रेसिवली बढ़ाए गए थे वो बढ़ाए नहीं गए जब 38% भी हुई हमारे। देखिए, जब आप गरीब को गरीब करते जाएंगे ना, तो उसके पास तो बाइंग पावर है नहीं, वो खरीदेगा क्या? द एग्जांपल ऑफ टर्की, क्या वहां पे टर्की में दैट्स 58% इन्फ्लेशन जो है, राइट। यस। और पॉलिसी रेट उनका 49%, 48% का पॉलिसी रेट है, ठीक है ना। और ये हमसे, ये इन्होंने अभी 1-2 साल में बढ़ाया, वरना मैं जब मेरा ऑफिस है वहाँ पर, मतलब मैं आई वॉज प्लीज, जब पाकिस्तान में इन्होंने 15 पर किया तो वहाँ 12% था, बल्कि उर्दुगान साहब ने अपने इलेक्शन से पहले इसको 11% कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं पॉलिसी रेट और कम करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी करना पड़ गया और इस तरह इकोनॉमी को स्लो करना पड़ा, क्योंकि जितने दुनिया भर में जो मसाइल आ रहे थे। लेकिन देखिए, कॉम्पिटेंसी ये होती है कि हमने किसी के कहने पे मैं अगर अपने घर में चेंजेस करना शुरू कर दूं और बगैर उसको देखे कि मेरे घर का कल्चर क्या है, तो वो काम चलता नहीं है। अगर मुझे IMF ने कहा कि आप 22% करें, 25% करें, तो मुझे पहले अपने घर को भी तो देखना है ना। तो क्या मैं, ये अफोर्डेबिलिटी है मेरी, क्या मेरी इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि मैं उसके बदले में उनको सोल्यूशन दूं कि ऐसा हम नहीं कर सकते, हम इसको यूँ करेंगे इकोनॉमी बेहतर होगी। देखिए, हमें सप्लाईज को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड उतनी नहीं कल्टीवेट हुई है जिससे कि हमारे यहाँ फूड जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा। सोल्यूशन थ्रू SIFC आया, लेकिन SIFC जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्शन देने के लिए आया, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ SIFC। एग्रीकल्चर वो अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को बेचेंगे, उनको तो वो तो एक्सपोर्ट करेंगे ना, वो तो पाकिस्तान से वो तो एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे अपने मुल्क में फूड का भी देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सप्लाईज कितनी है। जो हमारी इतनी लैंड है, लोगों के पास 2-2 लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है, जिसमें इस बार जो अगर हम थोड़ा सा तखमीना लगाएं तो हमारे पास कॉटन की बम्पर क्रॉप देखी गई, वीट के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग बम्पर क्रॉप। तो
और क्या आप समझते हैं कि कुछ रूल ऑफ थंब होना चाहिए? देखिए, कॉटन हम खा नहीं सकते ना, कॉटन से हम कपड़ा बना के एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं। सर, बात ये कॉटन एक्सपोर्ट तो होती है जी, ठीक है ना, कॉटन हमारा कपड़ा बनता है, सब चीज़ इंडस्ट्री चलती है, लेकिन हमें ये भी देखना है जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, देखिए चावल, दाल, चीनी, आपके सब्जियां, गोश्त, दालें, जो एक गरीब आदमी या मिडिल एज का जो मिडिल फैमिली जो खाते हैं खाना, हमें उसको भी देखना है। इन्फ्लेशन तो उस पर आता है ना, महंगाई उस पर आती है, हम उस पर देखते हैं। ये कपड़े की कॉस्ट है, एक कपड़ा पहले आप $10 का लेते थे, वो आप $25 का बिक रहा है, $30 का बिक रहा है, तो आपकी बाइंग पावर नहीं है इतनी, क्योंकि हमने उस हिसाब से अपनी जो इनकम है उसको नहीं बढ़ाया लोगों का हमने। तो जब तक लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, देखिए जब तक आप इकोनॉमी कैसे कंट्रोल करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये भी देखा जाता है कि हमारे पास फूड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन है, तो इस बार फूड इन्फ्लेशन नहीं हुई है बल्कि कोर इन्फ्लेशन या जनरल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं आप, वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो फूड इन्फ्लेशन तो नॉर्मल ही है, यानी कि जो चलता आ रहा था पिछले साल से वही है। ऐसा नहीं है, 15 रुपए किलो का प्याज मिला तो अभी आप 250 बिक रहा है, तो आप कहेंगे फूड इन्फ्लेशन वही है। यू कांट से लाइक दैट, यू नो। आलू अगर 2500 का बिक रहा था, नॉट द पॉइंट, एग्जांपल दे रहा हूँ, फूड की बात कर रहा हूँ, ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ, दालें हैं, चावल हैं। आप देखिए जो चावल आपको 180 रुपए का मिलता था, वो आज 450 रुपए का मिलता है पर किलो, अच्छा वाला चावल जो मुनासिब चावल होता है, राइट। अब आप नॉर्मल अगर गाय जैसे आज बॉयल करके खा लेंगे, वो भी 280 रुपए पर किलो मिलता है। तो कहने की बात है कि जो पहले 60-90 रुपए का होता था, 80 रुपए का होता था, वो 280 का मिल रहा है। तो फूड इन्फ्लेशन इज देयर, आप उसके आंखें बंद नहीं कर सकते, फूड इन्फ्लेशन नहीं है, दैट इज देयर। आप जाके मार्केट में बाय तो करें, राइट। तो यू आर सेइंग दैट कि फूड इन्फ्लेशन को कम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं मुइज से पूछना चाहूंगी, मुइज आप क्या समझते हैं कि टूरिज्म की बात हो रही है और रियल एस्टेट की बात हो रही है, बड़े ही इश्यूज और चैलेंजेस पाए जाते हैं अगर हम इकोनॉमी में कुछ चीज़ देखें या कोई नई चीज़ आए उसे एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप कैसे लोगों को यकीन दिलाएंगे कि दिस इज एक्चुअली द सेक्टर आए और आप इन्वेस्ट करें? बेसिकली जो इकॉनमी की बात है और ये जो टूरिज़्म हम जो कॉन्सेप्ट एक चीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसमें हमें एक तो चीज़ है कि शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब हम एक नए स्पॉट पे जाते हैं, हमें वहाँ पे अपने आप को मर्ज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। वहाँ के अपने आप को वहाँ पे मर्ज करना, उस लैंड के साथ मर्ज करना, उधर के लोगों के साथ मर्ज करना, उधर के लोगों को उस चीज़ के बारे में एजुकेट करना। सबसे बड़ा तो रीज़न ये आ जाता है ना कि वहाँ के लोगों को उस चीज़ के बारे में जो हम चीज़ लेकर आ रहे हैं, जो हम चीज़ वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, उस चीज़ के बारे में वहाँ के लोगों को एजुकेट करना कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। इसकी एजुकेशन सबसे पहले प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वहाँ के लोगों को एजुकेट करना है। दूसरी बात यह है कि हमें वहाँ पे जो चैलेंजेस फेस होते हैं मोस्ट प्रॉब्लली वो वहाँ पे मटेरियल को प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। कई जगहों पे हमारे पास सड़कें मौजूद नहीं है, ठीक है। मटेरियल हमें कितने किलोमीटर दूर से लेकर आना पड़ता है, ठीक है। फिर उसका जो एक्सपेंस है उस चीज़ को एक पिकअप पॉइंट से लेकर सेकंड पिकअप पॉइंट तक लैंड करना उस मटेरियल को, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे पास ये है। फिर वहाँ के ज़मीन के मामलात होते हैं, इन चीज़ को चैलेंज करना, ये हमारे लिए सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो इनमें आते हैं, चैलेंजेस हैं। और इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस क्या ढूंढे आपने, किस तरीके से आपने इसको मीट किया, या इतनी ज़्यादा एक क्या काम वहाँ शुरू हो चुका है जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं, या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे, प्रोजेक्ट बाकायदा, जैसे हम अगर मरी की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक बारह को बाईपास बन गए जो कि हमारे लिए एक्सेस करना बहुत आसान है। मरी के अंदर हमारे पास कई जगहें ऐसी बन चुकी हैं, कई स्पॉट्स ऐसे बन चुके हैं जहाँ से हम मटेरियल ईजीली अब लेके जा सकते हैं। प्रॉपर रोड्स मौजूद हैं, पानी, बिजली, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मरी के अंदर अब गैस आ चुकी है, ठीक है। मरी के अंदर गैस, पूरे मरी के अंदर सिस्टम डेवलप हो चुकी है, गैस हर घर में गैस सिस्टम चल रही है। तो ये चीज़ें हैं कि जो चैलेंजेस थे उनका हमने ये सोल्यूशन एक तो निकल चुका है, ठीक है। रोड्स हमारे पास अब आ गई हैं, हमारे पास तमाम चीज़ें, बस एक इन्फ्लेमेशन रेट होता है, ठीक है, जो आपको एक्सपेंस पड़ता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक अपने मटेरियल को लेके जाना, जो कि अब आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए एक अच्छा रास्ता निकल रहा है उसके लिए। थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी है, वो थोड़ा सा खूबसूरती को भी मद्देनजर रखना है, वहाँ काम ऐसा होना चाहिए जो उनकी खूबसूरती को डैमेज ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कहाँ की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है, जो आप और आपकी टीम या फिर आपके और भी जैसे साथी हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, तो किस किस इलाके में काम करना चाहते हैं? बेसिकली नारायण, कागान, इस टाइप के इलाकों में भी काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, बेसिकली इस टाइम जिस तरह आपने पहले सवाल किया था कि सबसे हॉटेस्ट एरिया वो मरी है इस टाइम, ठीक है। मरी में लोग ज़्यादातर जाना पसंद करते हैं। अभी 3 दिन पहले बर्फ़ स्टार्ट हुई है और लोगों का वहाँ पे रुझान देखें, आप लोगों का रूज देखें कि लोग किस तरह से पिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि दूर दराज इलाकों के भी, कई दूर शहरों के भी लोग इस टाइम मरी में आकर रह रहे हैं। अदरवाइज होता ये था कि जब विंटर वेकेशंस या समर वेकेशंस होती, लोग जब आते थे ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। इस बार स्नोफॉल स्टार्ट हुई है तो लोग काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गए। सेकेंडली इसके बाद हमारे पास जो है स्कर्दू बहुत अच्छी जगह है। कई इलाके ऐसे हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, एयरपोर्ट भी है, स्कर्दू तो बहुत डेवलप है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो कई इलाके हमारे पास पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, कई चीज़ों का लोगों को पता ही कोई नहीं है। और गवादर जैसे एरिया आप देखें, वो उधर कितनी ज़बरदस्त किस्म की टूरिज्म हो सकती है। और मैं कहता हूँ कि अगर हम गवादर को इस एक इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है अभी, हम एक लेवल पे ले जाएं तो आप देखें कि इस टूरिज्म से आप पाकिस्तान का इमेज देखें किधर तक जाता है।
राइट टूरिज्म से ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इमेज, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान में पूरी दुनिया का बिल्डअप होता है पाकिस्तान का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फारूक साहब, एक चीज़ और जो मैं पूछना चाहूँगी, आपने इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया, तो मैं इंडस्ट्रियल ही अगेन डिस्कस करना चाहूँगी। पॉलिसी रेट बढ़ने के बाद थोड़ा सा एक अभी ये तो सीन देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी समझ रहे हैं इस बात को कि इन्फ्लेशन कम होगी, थोड़ा सा कूल अप तो हुई है, और आने वाले दिनों में पॉलिसी जो रेट है वो कम होगा 22% से यकीनन 20 और फिर आने वाले और भी सो ऑन होगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है, तो टैरिफ जो है वो कितना चैलेंजिंग बन रहा है? क्योंकि टैरिफ्स के ऊपर कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि टैरिफ बढ़ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि टैरिफ के बढ़ने की वजह जो है वो हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई नहीं कर सकती, महंगा लेकर सस्ता नहीं बेच सकती। और दूसरा रीज़न ये है कि आपका जो डॉलर है वो आप अगर रीजन में कंपेयर करें तो हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा हाई रेट है, तो वो एक कंपेयर हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा खफा है इस बात पर। असल में देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो बदकिस्मती रही वो हमेशा से सप्लाई ऑफ एनर्जी प्लस रहा। ठीक है, आप गैस की शॉर्टेज देखें, आप ईरान हमारे साथ लगा हुआ है। अभी ईरान ने हमको दिया है अल्टीमेटम दे के 180 डेज़ में आप डिसाइड करें उस पाइपलाइन को जोड़ना, अदरवाइज वी हैव टू पे $18 बिलियन हमको उनको फ़ाइन देना पड़ेगा। अब देखिए, हमें ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं या लोग हैं, इनको कन्विंस करना चाहिए यूएस को या उन लोगों को जिन्होंने सैंक्शंस लगा रखी हैं कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है गैस लेना, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, हमारे घरों में गैस इस वक्त नहीं आ रही, उस तरह से लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, इसी तरह जो IPPs का जो चक्कर अभी देखिए 9 सेंट्स की समरी बना के भेजी हुई है। अब वो 9 सेंट्स का जब आएगा वो भी आने वाली गवर्नमेंट से फैसला करेगी। देखिए, जब तक ये बिजली और गैस के रेट्स हम इंटरनेशनल जो हमारे कंपिटिटर्स हैं उनके लेवल के बराबर लेकर नहीं आएंगे, हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। सेकंड जो चीज़ है, देखिए हमारे यहाँ SMEs को उतनी तरवीज नहीं की गई। किसी मुल्क की भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी जो है ना वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं। ठीक है, और वही आपकी इकोनॉमी को आगे लेके चल रही होती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है कि जहाँ हम नए इन्वेस्टर्स को SMEs में लेकर आएँ और उनको इस किस्म के जोन बनाएं, हम इकोनॉमिक जोन्स बनाएं जो छोटे हों, जो SMEs के लिए बनाए जाएं, स्मार्ट बिल्कुल, हाँ, उनको इंसेंटिव दिए जाएं, उनका सिस्टम बनाया जाए। मैंने एक दफ़ा लास्ट पहले भी कहा था कि जो जितने पाकिस्तान के बड़े 14-15 बड़े शहर हैं वहाँ पर इस किस्म के बाकायदा इकोनॉमिक जोन बनाए जाएँ, छोटे छोटे, जहाँ पर छोटी गारमेंट फैक्ट्रियाँ लगें, छोटे मार्बल की फैक्ट्री लगे, छोटे लेदर की फैक्ट्री लगे, इकोनॉमिक जोन्स हों और साथ साथ वो सेक्टर वाइज। इसी तरह मैं कह रहा हूँ, देखिए आप, अच्छा उससे फिर एक तो एम्प्लॉयमेंट तो आएगा, फिर वहाँ के लोग कहीं रिलोकेट नहीं होंगे, उनको अपने बड़े शहर में ही वो इंडस्ट्री मिली होगी। तो जो रिलोकेशन है लोगों की, हर बंदा कराची आ रहा है, हर बंदा लाहौर जा रहा है, हर बंदा वहाँ जा रहा है, तो उनके डोर स्टेप पे जब वो इंडस्ट्री होगी तो ये जो पुरानी एक पायनियर्स जो लगी हुई हैं उनको तो नहीं हटा सकते। वो तो नहीं, मैं तो नई की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली नई लगाने के लिए आप लोगों को इंसेंटिव्स दें। अगर मैं कराची मेरी इंडस्ट्री लगी है, अगर मुझे अच्छा इंसेंटिव लगेगा डेरा इस्माइल खां में, तो मैं वहाँ भी छोटी सी इंडस्ट्री लगा दूंगा, अपने SME लगा दूंगा मैं। देखिए, इसी तरह आपकी जो एक्सपेंशन होगी ना, मनी, देखिए आपको इंडस्ट्री में पैसा लगाना पड़ेगा। ये जो आप है ना मनी पार्क कर लेते हैं, मैं एम टोटली अगेंस्ट फॉर दिस रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, आई एम सॉरी टू से, बेसिकली कि मनी आपकी पार्क हो जाती है। वो जो इन्वेस्टर है ना, अब देखिए आप दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में तो ऐसा कभी नहीं कि आबादियां बन रही हैं, इन्वेस्ट लोग करें प्रॉपर्टी में, नो, दे डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज लाइक दैट। हमारे यहाँ एक फ्लैट जो है वो 1 करोड़ का अभी है, तो ये एक साल के बाद वो 3 करोड़ का हो जाता है। ऐसी क्या चीज उसके अंदर है भाई? बात ये कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे को पार्क कर रहे हो, पैसे को इंडस्ट्री में नहीं लगा रहे, पैसे को सर्कुलेट नहीं कर रहे हो, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? मैं जब प्रॉपर्टियां लेके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूंगा, खरबों पे डाल दूंगा, और मनी को मैंने जब ब्लॉक कर दिया ना, मनी सर्कुलेट नहीं हो रही, तो हमें मनी को सर्कुलेट करना है। इजी गोइंग इंसेंटिव है, लोग चाहते हैं कितने लोग देखिए, आपको देखना है, पूरे मुल्क को देखना है, क्या 22 करोड़ आवाम जो है, या उसमें 15 करोड़ होगा ना, क्या सारे, हाँ एग्जैक्टली, बात ये देखना, आपको इज्तिमाइयत देखनी है। अगर सिर्फ चंद हजार लोग इन्वेस्टमेंट करके उसका फायदा उठा रहे हैं, चंद हजार लोग, और वो दिनों में अमीर होते जा रहे हैं, उसको बलून फलता जा रहा है, आवाम को क्या मिल रहा है उससे? आवाम को क्या मिल रहा है? हमें ये देखना है कि क्या उसके जो पॉजिटिव जो इफेक्ट्स हैं क्या हमारे लोगों हैं, बिल्कुल सबको उनको फायदा उसका भी होना चाहिए। देखिए, टूरिज्म सिर्फ मरी इज नॉट द ओनली प्लेस एक्चुअली। देखिए, मैं इसे बैक टू डिसएग्री विद हिम। बात देखिए कि इस वक्त वो इतना सैचुरेटेड जगह हो चुकी हुई है वहां पर, और आदमी जाके बस बिल्डिंग बैठा रहेगा तो बैठ के फायदा कुछ नहीं है, वो भी यही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन चीज क्या है, देखिए आपके पास गिलगित बिल्तिस्तान, अरान, कगान, कुमराट, इतने जगह हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बन जाए,
वहाँ लोग होटल्स बनाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाएंगे। मैं तुर्की में उनकी एसोसिएशन से मिलकर आया था लास्ट टाइम, मैं फिर जा रहा हूँ वहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए कि वो दे आर वेरी गुड एट मेकिंग टूरिस्ट स्पॉट्स। उनको जगह चाहिए कि कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, वो पैसा लगाएंगे आगे, वो जेवी भी कर सकते हैं, वो बीओटी भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फॉर दैट मैटर वी नीड टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अच्छे होने चाहिए, बिजली हो, वहाँ गैस हो, हर जगह हो, तो वो आके उसको डेवलप करेंगे, जगहों को वो डेवलप करेंगे। हाँ, देखिए झीलें हैं, झीलों के किनारों में आप चीज़ बनाई हो, आपकी अच्छी सीनरी हो, चीज़ें हो, खुली जगह हो, खुली फजा हो, बर्फ भी हो रही हो, नहीं भी हो रही, तो आपको ये सारे मुकामात को आइडेंटिफाई करना होगा। फिर हमारी रिलीजियस जो हमारी टूरिज्म है वो बहुत है, वो बहुत पाकिस्तान में सबसे बड़ा बुद्धा का आपको पता है वो स्टैच्यू उसका है। हम जापानीज, कोरियन, जितने जो बुद्धिस्ट हैं हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं जगह पे, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने जापानीज मिनिस्टर ने कहा था कि आप वहाँ पर भाई अपना सिस्टम बनाओ, होटल्स बनाओ, वी आर ऑल्सो रेडी टू कोऑपरेट विद यू। वहाँ लोग कैसे जाएं, कैसे रहें, अच्छे होटल नहीं है, अच्छे रिसोर्ट्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैं मुझसे ही पूछना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को ही प्रमोट करना या लोगों की पार्टिसिपेशन करवाना, क्या वहाँ पे कुछ होटल चेन नहीं हो सकती, कोई होटल लाइन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हम बेसिकली जो इस मोटिव में हम जो टूरिज्म रियल एस्टेट का वर्ड कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक मरी की लोकेशन के लिए नहीं है, वो कई एरियाज के लिए हम उससे आगे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। हम नारायण जाते हैं, हम कागान जाते हैं, और बेसिकली हमने इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी तो अट्रैक्ट करना है हमारी तरफ। हमने वो फैसिलिटीज, हम बेसिकली एज एन डेवलपर हमने वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि वो लोग भी अट्रैक्ट हों। अब एक ओवरसीज पाकिस्तानी भी अगर पाकिस्तान आता है, किसी शादी वगैरह के लिए आता है, किसी की भी शादी होती है, वो अगर पाकिस्तान आता है तो वो चाहता है कि यार चलो मैं अब शादी के बाद हफ्ता एक मैं फिर टूरूँ, सैर सपाटा कर लूँ, ठीक है। जब वो सैर के लिए निकलता है तो उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, वो फैसिलिटीज़ बनाना, ठीक है, वो तो अब एक अच्छे डेवलपर की क्या कह लेना कि उसके लिए ज़रूरी चीज़ है। एक अच्छे डेवलपर की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी चीज़ बनाए और उन चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए बनाए कि आप अपने एक किसी भी आप टूरिस्ट स्पॉट पे जाकर अगर आप रह रहे हैं तो आपको वो एनवायरनमेंट मिले जो आपको अपने घर में मिलता है, ठीक है। आप नारायण की तरफ जा सकते हैं, कागान की तरफ जा सकते हैं, स्कर्दू की तरफ जा सकते हैं, वहाँ प्रॉपर रिजॉर्ट्स बने, प्रॉपर एरियाज से डेवलप हों, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो आपका, और सारे ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट हो ताकि वहाँ पे लोग इंटरनेशनल टूरिस्ट भी तो अट्रैक्ट हो ना। उससे क्या होगा, फ़ायदा तो हमें ही होगा, एट द एंड रिजल्ट फ़ायदा तो हमारे लिए नहीं उसमें। तो क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए होनी चाहिए, इंटरनेशनली जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए होनी चाहिए? बेसिकली हमें वो फैसिलिटीज़ लेकर आनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें उस लेवल की रोड्स बनानी पड़ेंगी, 5 स्टार 7 स्टार टाइप का जो आप अपने अपार्टमेंट्स में देना चाह रहे हैं वो आप हमें वो लग्जरी सबसे पहले तो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। हमें प्रॉपर होटल्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर सर्विसेज देनी पड़ेंगी, प्रॉपर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ का एनवायरनमेंट भी तो है ना। हमें एक एनवायरनमेंट वहाँ पे ग्रेड अप करना पड़ेगा ताकि एक जो टूरिस्ट आ रहा है इंटरनेशनल, वो आकर एक बात, अब देखें सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन निकालते हैं फ़ौरन सारी वीडियो बना ली भाई, ठीक है, वो वीडियो स्टेटस पे लगी, स्टेटस से 100 बंदों ने देखी। अब इस लेवल का हमारा टूरिज्म होनी चाहिए कि 100 में से एक बंदा तो अट्रैक्ट हो हमारी तरफ, एक बंदा तो चाहिए यार मुझे भी पाकिस्तान जाना चाहिए, मैं भी तो देख कर रहा हूँ ये सब एरियाज़। नहीं, लोग तो बहुत ब्यूटी की तारीफ करते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का अगर थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया लगाया जाए तो पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो दुनिया भर में एक वक्त था जो नंबर 1 पे भी आई है लास्ट 2 इयर्स बिफोर। और कोविड के बाद क्या समझते हैं आप, इस सेक्टर के अंदर कितनी गुंजाइश है अभी? देखिए अभी भी इस सेक्टर को हमें मज़ीद आगे लेके चलना चाहिए, ठीक है, और टूरिज़्म को हमें मज़ीद प्रमोट करना चाहिए, हमें वो फैसिलिटीज़ लेकर आनी चाहिए, हमें वो सहूलियात लेकर आनी चाहिए, और सबसे बेहतरीन चीज़ है हमें वो लग्जरी देनी चाहिए, एक लग्जरी लिविंग, एक लाइफस्टाइल देना चाहिए जिससे सब लोग अट्रैक्ट हों, जिससे सब लोग इस तरफ रुझान हो लोगों का और लोग इस तरफ आएँ, क्योंकि टूरिज्म हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान की इमेज के लिए टूरिज्म हमारे पास पाकिस्तान में देखें। अच्छा, आम लोग अगर आपको देख रहे हैं और आम जो लेमैन हैं वो चाहते हैं कि आपके पास जो आप जिक्र कर रहे हैं उस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें अपना हिस्सा डालें, और वो भी चाहते हैं कि वो कोई अपार्टमेंट, जैसे आपने कहा कि आप ओनर बने और वहाँ से आप रेंट आउट करें, और वो लोग जो चाहते हैं ये करना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे आपको कांटेक्ट करें या कैसे उन लोगों को आइडेंटिफाई करें कि ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल है, ये रियल है, ये हमें बना के देगा? बेसिकली ये चीज़ मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को हमारे एक ऐसा सेक्टर भी बनाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे एक प्रॉपर पोर्टल हो, जहाँ पे तमाम रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे रजिस्टर्ड हो। अब ओवरसीज़ बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, उसने तो कॉल पे व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, भजन क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट हो रहा है, हमने चीज़ डाटा भेज दिया, वेरीफाई वो कैसा करेगा अगर उसका पाकिस्तान में? आबाद एक प्लेटफॉर्म है जो कि आबाद में रजिस्टर होता है, तभी एक वो बिल्डर एंड डेवलपर को सही माना जाता है, तो आपके उस तरफ भी यही आबाद का ही वो चलेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मैं भी ये चीज़ चाहता हूँ कि एक प्रॉपर एक पोर्टल बने जहाँ पे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड हों, प्रॉपरली रजिस्टर्ड हों, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर देख भी रहा है तो वो वहाँ पे प्रॉपर वेरीफाई कर सके कि यार ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है, मुझे इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट किस लेवल तक पहुँच चुका है, कब डिलीवरी हो रही है उसकी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर में।
राइट मैं फारूक साहब से पूछना चाहूँगी। फारूक साहब, एक तरफ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से या टूरिज्म जो भी हम आज बात कर रहे हैं, इट इज़ दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हम कह सकते हैं कि हम डॉलर को अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू टूरिज्म सेक्टर। अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की तो यहाँ भी हम डॉलर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की तो इसमें भी सेम है, और यही चीज़ रिक्वायरमेंट है हमारी, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन को देखें तो हमारी इंपोर्ट के जो पैरेलल है वो ये तमाम चीज़ें मिलके भी नहीं आती। आप क्या समझते हैं कि वैल्यू एडिशन जो काफ़ी अरसे से हम बात कर रहे हैं, ख़ासकर इन मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत गुंजाइश मौजूद है, और मुस्लिम जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं उनके लिए बड़ा एक अच्छा होगा कि अगर हलाल फूड पूरी दुनिया में सप्लाई हो थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो भी फूड है उसकी क्वालिटी बड़ी अलग है। बिल्कुल आपने वजह का पाकिस्तान का जो इवन मैं कहूँगा कि लोग पाकिस्तान का मटन बहुत पसंद करते हैं। जो बाहर के लोग आते हैं ना फॉरेनर्स, वो दुनिया भर में लैम दूसरी चीज़ें जो भी खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मटन का जायका बहुत अच्छा है। और देखिए जहाँ तक मैं आपको बताऊँ टूरिज़्म के हवाले से, आपको पता है कि 2018 में तुर्की में 2,59,00,000 अफराद टूरिस्ट आए थे, और ये पिछला जो साल ख़त्म हुआ है तो 5,40,00,000 अफराद वहाँ पर टूरिस्ट आए हैं। ठीक है, उससे 2018 में दे वर मेकिंग लाइक $72 बिलियन टूरिज़्म से उनको आ रहे थे। अभी $140 बिलियन उनको टूरिज़्म से आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें जी डबल हो गए। फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करना, जो आपने 3 बातें की, यस दीज आर द ओनली वेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी तो ज़ाहिर बात है कि हमारी एक्सपोर्ट है, इंडस्ट्री लगे, एक्सपोर्ट हो, हम एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेस बोथ रेमिटेंस है, रेमिटेंस ऑफ कोर्स सेकंड नंबर ही हमारा रेमिटेंस का एक्सपोर्ट। अब तो टॉप नंबर शायद रेमिटेंस का, सेकंड नंबर हमारा एक्सपोर्ट है जी, और सेकंड नंबर हमारा एक्सपोर्ट का है, थर्ड हमारा टूरिज्म। हमारा तो हम बहुत पीछे है। मैं बताऊं कि हमने इस सेक्टर पे ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी कि हम, एक तो देखिए हमारा जो हेरिटेज है, आप देखिए जैसे मोइंजोदड़ो है, अब मोइंजोदड़ो में कौन से अच्छे होटल हैं, वहाँ किसी फॉरेनर को आना हो, बहुत सारी दुनिया जो है ना, जो गोरे हैं, जो ख्वार होते हैं इन कामों के लिए कि उनको चाहिए दुनिया की हिस्ट्री देखने के लिए, दे कम एंड गो। यू सी, हमारे पास हड़प्पा है, ठीक है, हमारे पास आप देखिए सिखों की जो अभी बना है, लास्ट टाइम जो बना था उनका करतारपुर में बना है, रिलीजियस उसकी आ गई ना टूरिज्म की, लोग आना शुरू हुए। इसी तरह जैसे हमारे पास बुद्धा का बहुत बड़ा बना हुआ है, हम उसको बना के वहाँ रिजोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उनको अट्रैक्ट करें, दुनिया भर के जो भी बुद्धिस्ट मानने वाले वहाँ पर आएंगे। टूरिज्म देखिए उससे हमारा, मैं समझता हूँ अगर हम अच्छा उसको करें ना प्रॉब्ली, ये सेकंड बड़ा बन जाएगा फॉरेन एक्सचेंज अर्न बताऊँ, अगर हमने टूरिज्म को किया तो। लेकिन उसके लिए यस पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमको सिक्योरिटी वहाँ चाहिए। कोई इलाके ऐसे हैं दूर दराज के हैं, अभी आप अगर आप चाइना जाएं कराकोरम के रास्ते काशगर तक, देखिए वहाँ भी कितने खूबसूरत जगह है रास्ते में जो आती है, बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, आप क्या वहाँ पर होटल्स हैं रहने के लिए, करने के लिए? नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, कोई रिजोर्ट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो लोगों को चेंज चाहिए होता है। अब मैं अगर सपोज जिंदगी में 20 वर्ष बाद मरी जा चुका हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट हिटिंग हिम, मैं बात कर रहा हूँ, आई वुड लाइक टू गो टू सम अदर प्लेस, यू नो, मैं सवात जाऊँ, मैं कलाम जाऊँ, मैं कहीं और जाऊँ, मैं नहर को देखूँ, उसको देखूँ, मतलब वहाँ पर आप थर्ड क्लास होटल्स हैं। इवन आप देखिए लग्जरीज जो है ना, सिर्फ हर आपने टूरिज्म को सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं मुख्तस करना, वहाँ लोग 2 स्टार 3 स्टार, ये मरी की बात नहीं कर रही, मरी को प्रमोट नहीं कर रही, तमाम एरियाज की बात नहीं, इन्होंने पहले कहा था कि मरी इज द बेस्ट ओनली स्पॉट एट द मोमेंट। लेकिन मेरा जो कहना था ये कि देखिए, वो मैं उससे हट के बात करूँ अभी, कि बात ये है कि हमें हर बंदे की ख्वाहिश होती है वो टूरिज्म करे। वो 5 स्टार होटल के पैसे नहीं पे कर सकता, वो कोई 4 स्टार पे करेगा, कोई 3 स्टार पे आएगा, कोई 2 स्टार पे। हमें हर किस्म की फैसिलिटीज वहाँ देनी होंगी ताकि हर किस्म का आदमी, टूरिज्म लोकल भी फॉरेनर भी ये बड़ा एक अच्छा सोशल मीडिया का हाथ है जो ये बता रहे हैं। समटाइम्स व्लॉगर्स भी इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करते हुए दिखाई दे कि बहुत ही कम हमने पैसों में और ये चीज़ें खा भी ली और इतने दिन भी घूम लिए। तो ये बहुत ही अच्छा टूरिज्म स्पॉट हो सकता है कि लोगों को प्रमोट किया जाए। मुइज़, मैं आपसे पूछूंगी रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से, इन्होंने 2 बार जिक्र किया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रा देखें तो आप लोगों के जहन में कुछ इसके बारे में भी है बातें? जी, इसके बारे में बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर आप देखें रिलीजियस इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिर्फ देखें ना, तो कई टूरिस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उन जगहों को देखना चाहते हैं, उन चीज़ों में इंटरेक्ट होते हैं वो, बट द रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास एट द मोमेंट कोई ऐसी अच्छी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल। हमारे पास वो पुराने ज़माने के होटल्स बने हुए हैं जहाँ पे वो रूम में भी एंटर होते हैं तो वहीं से वापस आ जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को चाहिए कि हम इसको भी डेवलपर्स को चाहिए कि उन एरियाज़ को हम डेवलप करें, वहाँ अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाएं। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है।
बट चीज़ ये है कि उन लोगों को भी तो हमने अट्रैक्ट करना है, उन लोगों को हमने लेकर आना है। हमारी जिम्मेदारी कि हम उन लोगों को लेकर आएँ, उन लोगों को एक अच्छी जगह पे स्टे करवाएं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दें। एज यू आर वेरी यंग और फिर आप इस वक्त ये जज्बा रखते हैं, तो फिर आपके लिए पूरी एक कहते हैं ना लाइफ है जो आपको मेहनत से और इस चीज़ को रियल एस्टेट टूरिज्म को प्रमोट करना है। आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा आप इकोनॉमी में ऐड ऑन कर पाएंगे, या आपके जैसे बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में आ चुके हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे, और साथ साथ आप लोगों का प्लान क्या है एक्चुअली? बेसिकली हमारा यही प्लान है आगे फर्दर वाइज कि हम लोग जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, ये नहीं कि स्पेसिफिकली हम मरी, हम नारान, कागान, आगे स्कर्दू, हम गवादर, हम जितने आप देखें पाकिस्तान में इतने खूबसूरत बीचेज़ हैं जो लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किए अभी तक। ठीक है, हम उन एरियाज़ को सिलेक्ट करें, हम उधर रिजॉर्ट्स बनाएं खूबसूरत, ठीक है, और इन एरियाज़ को हमने आगे डेवलप करना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इससे एज़ कंपैरेटिवली देखें आप दुबई है, ठीक है, एक बहुत बड़ा कैपिटल गेन उनके पास टूरिज्म से आता है। ठीक है, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो हमसे ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास उन सबसे ज़्यादा है, उन सबसे खूबसूरत चीज़ें हमारे पास। और हमने तो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम करना सीखा है। बिल्कुल ऐसे ही हम एक चीज़, अच्छी चीज़ उनको डिलीवर कर सकते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। और जितने भी व्लॉगर्स आते हैं, आप देखा आपने व्लॉगर्स का जिक्र किया था, वो एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि व्लॉगर्स आते हैं, उनके फॉलोइंग्स देखें, मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो देम। ठीक है, तो उनमें से किसी का तो दिल करता है यार हम भी तो पाकिस्तान जाएं, हम भी तो वो पहाड़ देखें, हम भी तो वो सहरा देखें, हम भी तो वो समुंदर देखें। दिल तो सबका करता है, बट द थिंग इज़ दैट दे आर स्केयर्ड ऑफ द फैसिलिटीज़। नहीं, दे आर नॉट स्कैर्ड। आज भी आप होटल में जाएं तो आपको अलग अदर कंट्रीज के लोग आपको डिनर करते हुए दिखाई देते हैं। लग्जरीज फैसिलिटीज़ आपको वो चाहिए, एक 5 स्टार होटल चाहिए, एक 7 स्टार लिविंग चाहिए आपको, एक लाइफस्टाइल चाहिए, एक आपको अच्छी आप कह लें एक लिविंग स्टाइल चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, बहुत इसके ऊपर तो हम काफ़ी डिटेल बात कर रहे हैं। मैं फारूक साहब से पूछूंगी, फारूक साहब अगर थोड़ा सा इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए आपने वो चाइना एंड पाकिस्तान का जिक्र किया, तो सीपैक के पॉइंट ऑफ व्यू को हम थोड़ा मिस कर गए यहाँ पर, तो यहाँ ज़रूरत इस बात की कि सीपैक भी डिस्कस हो। आप क्या समझते हैं, थ्रू सीपैक हमने बहुत सारी बेनिफिट्स गेन किए, या फिर बेनिफिट्स गेन करने के आइडियाज़ भी सबके पास बहुत थे, और बहुत एक बढ़ा दिया इस चीज़ को। आने वाले दिनों में क्या प्लान है, क्योंकि सेकंड फेज में हम दाखिल हो चुके हैं, और वो जो आपने एक बेल्ट का जिक्र किया, उस बेल्ट के अंदर तो वो उसका पर्पस ये था कि वहाँ पर होटलिंग्स भी होंगी, होटल चेन्स भी होंगी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी, और ज़्यादातर वो इंडस्ट्रीज़ होंगी जो दोनों कंट्रीज़ में प्रपोज करेंगी चीज़ों को। तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी हम थोड़ा सा भूल गए हैं, या फिर अभी इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है लेकिन अभी थोड़ा स्लो है? सीपैक हैज़ बिकम वेरी स्लो। ठीक है, देखिए अभी जो पहला फेज़ मुकम्मल हुआ वो पावर सेक्टर उन्होंने दिया, हमको कुछ रोड्स बनाए, कुछ चीज़ें की जो कुछ भी हमारी जो प्रायोरिटीज़ थी, ठीक है ना, उसमें हमने इवन ML1 भी शामिल किया हुआ है, रेल का जो है कि अगर नई वर्ड तो कहते हैं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जब हम देखते हैं तो फटाफट काम हो रहा होता है, चीज़ें तैयार हो जाती हैं। देखिए अभी स्लो है, मैं बताऊँ आप भी जो सेकेंड फेज़ है वो इकोनॉमिक जोन्स का है। ठीक है, इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करना और वहाँ पर चाइनीज़ इंडस्ट्री को लेके आना, और ना सिर्फ चाइनीज़, पाकिस्तानी भी और फॉरेनर्स भी वहाँ पर आएँ, क्योंकि वो इकोनॉमिक जोन इस वक्त हमारा जो मेन जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम किस तेज़ी के साथ उन इकोनॉमिक जोन्स को मुकम्मल करवाएं और चाइनीज़ इन्वेस्टर वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए पोर्ट ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार है, एयरपोर्ट जो है इस साल अगस्त में इनोग्रेट हो जाएगा, बिल्कुल इस साल हो जाएगा, ठीक है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ और होटल्स की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि सीपैक पे इस वक्त बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, उसको तेज़ करने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक जोन्स को स्पेशली तेज है उससे ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फारूक अफजल साहब ने ज्वाइन किया, मुझे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जब तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट टूरिज्म एंड रियल एस्टेट सेक्टर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं जिनके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो सकती है। तो दैट्स इट, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।